दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित बच्चों, जिसमें अध्याय 5 है रेखा एवं कोण। तो इसके पहले पिछले वीडियो में बच्चों हम आपको प्रश्नावली 5.1 पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5.2 से संबंधित प्रश्न बच्चों। तो देखेंगे आगे आप प्रतिच्छेदी रेखाएं। 5.2 पढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में जान लीजिए बच्चों। तो आगे हम जानेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बच्चों। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चों, तो ऐसी दो रेखाएं, देखिए यहां पास ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर, जो किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें, तो क्या कहला जाएंगे बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ऐसा नहीं बच्चों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वे, यहां पास लिख लीजिएगा बच्चों, वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक हमने एक रेखा लिया यल और एक यम रेखा खींचा बेटा, यहां पास खींचा, यम रेखा खींच दिया बेटा, तो यम रेखा हो गई और एक दूसरे को मान लीजिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों। तो ये जो है तो क्या कहला जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहला जाएंगी। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना बच्चों, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु कहला जाएगा बच्चों, तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोल देते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। कौन सा बिंदु बच्चों? उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोल देते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है बच्चों, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती उस उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो ये कहला जाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चों। कौन सी रेखाएं कहला जाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, आगे समझेंगे। अब देखो बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं तिर्यक छेदी रेखा के बारे में। कौन सी रेखा के बारे में बच्चों? तिर्यक छेदी रेखा के बारे में। तो एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। देखो बच्चों, तिर्यक छेदी रेखा के बारे में आगे हम समझ लेते हैं। तिर्यक छेदी रेखा, तो तिर्यक छेदी रेखा क्या कहलाती है आगे समझो। देखो बेटा, यहां पास यदि मान लीजिए एक रेखा ए हो गई और एक रेखा ए हो गई, इन दोनों रेखाओं को कोई एक रेखा क्या करे बच्चों? अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। मान लो ये यल रेखा, यम रेखा और यन रेखा क्या करती है? इन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर ओ पर और पी पर क्या कर रही है बच्चों? प्रतिच्छेद करती है। तो यन रेखा जो है क्या कहला जाएगी? तिर्यक छेदी रेखा। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कि ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ऐसा लिखिए बच्चों, ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को
अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न या कि अलग 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो यहां पास देखो, यहां पास समझो, यहां पास कौन सी तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी? यन तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। तो यहां पास हम लिख देंगे बच्चों, यहां यन तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा है। बात समझ में आई बच्चों? यल रेखा और यम रेखा को, दोनों रेखाओं को यन रेखा क्या करती है? अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों। तो यन क्या कहला जाएगी? तिर्यक छेदी रेखा बच्चों। ठीक है, अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण बच्चों। देखो यहां पास यल रेखा एक हो गई और एक यम रेखा हो गई, दो रेखा हो गई बच्चों। और एक तिर्यक रेखा पी रेखा आई है बच्चों। ठीक है, ये पी रेखा आई है। तो पी रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों। ठीक है, अब इसमें से अपन इन चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए अंतः कोण। तो अंतः कोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण बच्चों। तो अंदर वाले कोण कौन कौन से कहलाएंगे? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो यहां पास बताया गया अंतः कोण, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। इन सब चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है बच्चों, अच्छी तरह से समझिए। ठीक है ना, जब दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, तो अंतः कोण मतलब अंदर के कोण कहला गए कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 बच्चों। अब बाह्य कोण क्या कहला जाएंगे? 1, 2, 7, 8 ये कहला जाएंगे बच्चों। ये बाह्य कोण हो गए। संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म। देखो बच्चों 1 का 5 है, ये संगत कोण कहलाएंगे। एक बाहर वाला तो एक अंदर वाला। कोण 2 का कोण 6 कहला जाएगा, कोण 3 का कोण 7 कहला जाएगा, कोण 4 का कोण 8 कहला जाएगा। यही लिखा हुआ है संगत कोणों के युग्म। कोण 1 का कोण 5, कोण 2 का कोण 6, कोण 3 का कोण 7 और कोण 4 का कोण 8 लिखा हुआ है बच्चों। अब कहता है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। एकांतर अंतः कोणों के युग्म। तो एक के अंतर में बच्चों, एक के अंतर में आगे आप क्या जानो बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें दिया नहीं है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आगे आप शीर्षाभिमुख कोण जानो बच्चों। देखो कोण 1 का शीर्ष क्या कहला जाएगा? कोण 4, या कोण 4 का शीर्ष कहला जाएगा कोण 1। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। 2 का कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण कहला जाएगा बच्चों, या कि कोण 3 का कोण 2 कहला जाएगा। बात समझ में आई? या इसी तरह से कोण 5 का कोण 8 या कोण 8 का कोण 5 कहला जाएगा। कोण 6 का कोण 7 या 7 का 6 कहला जाता है बच्चों। ये शीर्षाभिमुख कोण कहला जाते हैं। क्या कहला जाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बच्चों। अब यदि एकांतर कोण के बारे में बात करें तो एक के अंतर में यह कि आप ऐसा समझ लीजिए संगत का शीर्षक। जैसे मान लीजिए हम 1 का एकांतर पूछे तो 1 का एकांतर कहला जाएगा 1 का संगत 5 कहलाएगा, 5 का शीर्षक 8 कहला जाएगा। तो 1 का 8 कहला जाता है बच्चों एकांतर। क्या कहला जाता है? एकांतर। ठीक है, 2 का संगत देखो बच्चों, 2 का संगत 6 बनेगा, 6 का 7 शीर्षाभिमुख मतलब 2 का 7 बन जाएगा एकांतर कोण बच्चों। ठीक है, लेकिन यहां पास जो है तो रेखा समांतर नहीं है, इसकी वजह से बराबर नहीं होते। अब ये आगे हम आपको समझाएंगे। कोण 3 का कोण 7 बनेगा संगत, असंगत का शीर्षक 6 बनेगा, मतलब 3 का 6 क्या कहला जाएगा बच्चों? एकांतर कोण। कोण 4 का कोण 8 बन जाएगा बच्चों, और 8 का 5 मतलब कोण 4 और कोण 5 एकांतर कोण के अंतर्गत में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रही इससे संबंधित बातें। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा द्वारा। तो अभी रुक जाओ, बताते हैं। दिया नहीं है बच्चों समांतर रेखाओं, चलो कोई बात नहीं।
हम आपको अलग से समझा देते हैं बच्चों, ठीक है। समांतर रेखाओं के, दिया नहीं है बच्चों, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा, ये उस तरह से समझाया भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अलग से समझो बच्चों। तो ये तो किताब में दिया हुआ है बिल्कुल साधारण रूप में। अब आपको समझना है समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, हेडिंग बस डाली हुई है आगे बच्चों, लेकिन इस तरह से नहीं समझाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, इसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो, यदि मान लीजिए दो रेखाएं समांतर हैं, एक रेखा ए हो गई बच्चों, ठीक है, और दूसरी रेखा ए हो गई, ये हो गई बच्चों, ठीक है। इसका नाम दिए देते हैं यल, इसका नाम दिए देते हैं यम। एक तिर्यक छेदी रेखा आई बच्चों जिसका नाम है क्या, यन, एन नाम दे दिए। यहां पास हमने नाम दे दिया इसका 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8, ठीक है बच्चों। अब यहां हम कहते हैं यल समांतर है यम के, ठीक है बच्चों। यल जो है यम के क्या है, समांतर है। तो देखो आगे हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में बात करनी बच्चों, आगे हम बात करना चाहते हैं मान लीजिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो शीर्षाभिमुख कोण में बच्चों क्या होता है कि रेखा समांतर रहे चाहे ना रहे, शीर्षाभिमुख हमेशा बराबर होता है। शीर्षाभिमुख क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो चलो इसमें शीर्षाभिमुख के बारे में बात कर लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देखो बच्चों, कोण 1 कोण 3 के बराबर रहेगा, कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर रहेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर रहेगा बच्चों। यहां हम आपको यहां समझा रहे हैं, फिर प्रश्नावली में चाहे जिस स्टाइल से रहे, यहां 1 लिखा रहे, चाहे ए लिखा रहे, चाहे बी लिखा रहे, चाहे कोई माप दिया गया हो बच्चों, आपको शीर्षाभिमुख कोण बराबर कर देना चाहिए, कर देना है, ठीक है बच्चों। कोण 1 कोण 3 के बराबर रहेगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर रहेगा, कोण 5 किसके बराबर रहेगा, कोण 5 जो है कोण 7 के बराबर रहेगा, और कोण 6 कोण 8 के बराबर रहेगा, कोण 6 किसके बराबर रहेगा, कोण 8 के बराबर रहेगा, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो ये रहा शीर्षाभिमुख कोण। अब हम बात करते हैं संगत कोण। तो संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, संगत कोण और एकांतर कोण, ये दोनों यदि मान लीजिए यहां पास दो रेखाएं समांतर तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जा रहा है, तो संगत कोण और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण और एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों, हमेशा बराबर होते हैं यदि मान लीजिए दो रेखाएं समांतर हैं तब। तो संगत कोण क्या कहलाएगा, कोण 1 एक बाहर वाला तो एक अंदर वाला, मतलब कोण 1 जो है बराबर रहेगा कोण 5 के बच्चों। बात समझ में आई, कोण 1 कोण 5 के बराबर रहेगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर रहेगा, कोण 2 कोण 6 के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कोण 3 किसके बराबर रहेगा बच्चों, कोण 3 कोण 7 के बराबर रहेगा, इस तरह से। और यहां पास कोण 4 किसके बराबर रहेगा, कोण 8 के बराबर रहेगा, इस तरह से बच्चों। ये संगत कोण कहला गए, क्या कहला गए, संगत कोण। अब बात किसकी कर रहे हैं, एकांतर कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में बच्चों। तो चलो एकांतर कोण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा, हाँ चलो इतने में तो दिखाई देगा बच्चों आपको। एकांतर कोण के बारे में बात करते हैं। हमने अभी अभी आपको समझाया उसमें कि एक के अंतर में, तो देखो एक का संगत 5 कहलाया, अब 5 का शीर्षक क्या कहलाया, देखो वैसे 7 कहलाया, वैसे ही समझ में आ रहा है। तो अभी शीर्षाभिमुख कोण ये बताया ना, 5 का 7, 5 का 7, तो ये देखो 1 का 5 और 5 का 7, मतलब एक के अंतर में 5 को बीच वाले को गोल कर दो, बीच वाले को क्या कर दो बच्चों, गोल कर दो। यहां पास 1 का 7 सीधे रिलेशन, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब 2 का कोण 2 जो है किसके बराबर रहेगा, 6 के बराबर रहेगा, ठीक है ना। ये संगत कहला गया, संगत का शीर्षक ये कहलाया, मतलब 2 का 8, 2 का 8। आगे चलो
कोण 3 के बारे में बात करो, कोण 3 का कोण 7 संगत कहलाए, 7 का 5 मतलब ये कहला गया एकांतर कोण बच्चों। क्या कहला जाएगा? एकांतर कोण। कोण 4 के बारे में बात करो बच्चों, कोण 4 का कोण 8 कहलाएगा, कोण 8 का 6 कहलाएगा। इस तरह से बच्चों आपको संगत देखना है, संगत का शीर्षक देखना है बच्चों, वो कहलाता है एकांतर कोण। संगत का शीर्षक देखो, एकांतर कोण का रिलेशन बना दो। बात समझ में आई? एकांतर कोण बच्चों के समझ में नहीं आया पाता। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पापा जी हो गए। अब पापा के पापा जी क्या कहलाते हैं? दादाजी कहलाते हैं, या बब्बा बोलते होगे या दादाजी बोलते होगे। तो डायरेक्ट क्या पापा के पापा बोलते हो? नहीं बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पापा जी को गोल कर देते हैं, आज सीधे बोल देते हैं बाबूजी या दादाजी या दादाजी, कुछ भी बोलते हो, ठीक ना। तो पापा जी को बीच से गोल कर देते हैं। तो उसी प्रकार से संगत को हम हटा देते हैं, शीर्षक को पकड़ लेते हैं बच्चों। बात समझे? तो 1 का 7 हो गया, तो सीधे बोलते हो 1 के 7 कौन है? बाबूजी कहला गए या बब्बा जी कहला गए। बात समझ में आया? तो 1 का 7, 1 का 7, तो 1 का 7 एकांतर कोण। तो इसलिए बीच वाले मान को हटा दिया करो, संगत को हटा दो, शीर्षक को पकड़ लो सीधे, तो इस तरह से आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो एकांतर कोण हो गया बच्चों। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलने पर बच्चों हमें क्या मिलेगा? हाँ, अब हम चलते हैं प्रश्नावली में बच्चों। कहाँ चलते हैं? प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न बच्चों। अब हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए आकृति 5.22 में। ये आकृति 5.22 बना हुआ है बच्चों। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पास पहला नंबर कहता है यदि ए समांतर बी है तो, यदि ए समांतर बी है तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। बिल्कुल होगा। किस नियम से बच्चों? संगत कोण के नियम से। तो हम यहां लिख लेते हैं बच्चों आगे प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न पहले का पहला हल कर रहे हैं। कह रहा है यदि ए समांतर बी और कोण 1 बराबर कोण 5 कैसे होगा? देखो बच्चों चित्र देख रहे हो, कोण 1 कोण 5 ये एकांतर संगत कोण कहलाएगा बच्चों। कौन सा कोण कहलाएगा? संगत कोण। एक बाहर वाला तो एक अंदर वाला बच्चों, ठीक ना। तो यहां हम लिखते हैं, यहां दिया गया है ए समांतर बी, तो कोण 1 बराबर कोण, कौन सा कोण बच्चों? कोण 5। कोण 1 बराबर कोण 5 कैसे हुआ? तो कैसे हुआ बच्चों? संगत कोण की वजह से। तो यहां लिख दो संगत कोण बच्चों। ठीक है, संगत कोण की वजह से बच्चों ये बराबर हो गया। किसकी वजह से? संगत कोण की वजह से। अब क्योंकि यहां पास देखो बच्चों, ये हमने बताया ना कि ए समांतर बी, यहां पास ध्यान से देखिए, ए समांतर बी जो है ये दोनों रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा कहला गई। तो कोण 1 और कोण 5 आपस में क्या होंगे? संगत कोण हो जाएंगे। और असंगत कोण जब समांतर रेखाएं होती तो संगत कोण क्या होते हैं बच्चों? आपस में बराबर होते हैं, इसलिए। दूसरा नंबर कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। देखो बच्चों ध्यान से, कोण 4 ए बना है, कोण 6 ए बना है, तो कोण 4 जो है कोण 7 के बराबर रहेगा, संगत कोण का नियम। और संगत का शीर्षक 6 कहलाएगा, मतलब एकांतर कोण का नियम कहता है दूसरे नंबर में कि कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6 और ए तो ए समांतर बी, एक मिनट बच्चों, कहता है यदि ए समांतर बी हो तो कोण 1 बराबर कोण 5। हाँ बच्चों, इसको थोड़ा सा अपोजिट समझना है। कहता कोण 4 बराबर कोण 6 है तो कोण, ये जो है कोण 4 और कोण 6 आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या ए समांतर बी होगा? बिल्कुल होगा। यहां पास लिखेंगे एकांतर कोण के नियम से ए समांतर बी होगा। किसके नियम से बच्चों? ए
एकांतर कोण के नियम से ए समांतर बी होगा। बात समझ में आई बच्चों, क्योंकि एकांतर कोण जो है ये एकांतर कोण कहला गया और ये आपस में बराबर है, तो जब एकांतर कोण बराबर होगा तो बच्चों रेखा क्या होगी, समांतर होगी। बात समझ में आई। फिर कहता है तीसरे नंबर में कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, तो ए समांतर बी, ए समांतर बी। तो यहां पास देखो जरा ध्यान से, कोण 4 ए कहला गया, कोण 5 ए कहला गया बच्चों, कहला गया। अब इन दोनों कोणों का योग क्या बोलता है, 180 अंश है, तो क्या ए समांतर बी होगा, ए समांतर बी होगा, हाँ होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि यहां पास देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण है बच्चों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, इसलिए बच्चों, ठीक है ना। यहां पास लिखते हैं, हमको दिया गया है तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया, कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, तो ए समांतर बी होगा, ए समांतर बी होगा। यहां लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, हाँ ए समांतर बी होगा, क्योंकि किस नियम से बच्चों, क्योंकि तिर्यक रेखा, क्या लिखोगे बच्चों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश। तो ये रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं बच्चों, इसलिए इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आकृति 5.23 में निम्नलिखित युग्मों की पहचान कीजिए। तो ये रहा आकृति 5.23 बच्चों, ठीक है। अब कहता है इसमें पहला नंबर संगत कोणों के युग्म। अब देखो बच्चों, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 बच्चों। जो अभी अभी हमने आपको समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा समझाया था बच्चों, उसी से आंसर देना है, बस इसका थोड़ा सा 1 2 3 चेंज हो गया है। कहता है संगत कोणों के युग्म, तो संगत कोणों की युग्म क्या कहला जाएंगे बच्चों, बताओ। संगत कोण 1 का 5 कहलाएगा, 2 का 6 कहला जाएगा, 4 का 8 कहला जाएगा, 3 का 7 कहला जाएगा बच्चों। तो चलो पहला नंबर आंसर देते हैं। तो यहां पास लिखते हैं तीसरे का कौन सा नंबर है बच्चों, सॉरी दूसरे का पहला नंबर, दूसरे का पहला नंबर। हमको बोला संगत कोणों के युग्म, तो लिख लेते हैं यहां पास बच्चों, संगत कोणों के युग्म। तो संगत कोणों के युग्म 1 का क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा कोण, लेकिन क्या यहां बराबर दिया गया है, बराबर तो नहीं दिया गया कि ए समांतर बी हो, तो हम जो है तो बराबर भी नहीं करेंगे, लेकिन बता सकते हैं कोण 1 जो है कोण 5 का संगत कोण कहलाएगा बच्चों, ठीक है। 2 का 6 कहला जाएगा, कोण 2 का कोण 6 कहला जाएगा। 3 का 7 कहला जाएगा, कोण 3 का कोण 7 बच्चों। और कोण 4 का कोण 8 कहला जाएगा, ठीक है। एक अंदर वाला तो एक बाहर वाला बच्चों, इस तरह से। अब दूसरे नंबर में क्या कहता है, दूसरे नंबर में कहता है अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः अंदर वाले, अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म, तो अंदर वाले बच्चों। तो ये बताइए 2 का संगत देखेंगे तो 6 कहलाएगा, 6 का 8 कहला जाएगा, मतलब 2 का 8 कहला जाएगा, कोण 2 का कोण 8 कहलाएगा, ठीक है बच्चों। और कोण 3 का क्या कहला जाएगा, कोण 3 का संगत ए तो 5 कहला जाएगा, कोण 3 का कोण 5 कहला जाएगा बच्चों। इस तरह से बच्चों एक कहला जाएगा अंतः एकांतर कोणों के युग्म बच्चों। बात समझ में आ गई। अब चलो तीसरा नंबर पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो यदि मान लीजिए तिर्यक छेदी रेखा कहला गई बच्चों, एक कहला गई, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म तो 3 कहला जाएगा, ठीक है बच्चों। 3 कह क्या हमसे पूछा क्या, समझ में नहीं आया। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म,
तो एक तरफ कौन कौन से बने हुए हैं बच्चों, 3 बना हुआ है और ए भी बना हुआ है, 8 भी बना हुआ है, ठीक है, 4 भी बना हुआ है, 7 भी बना हुआ है, यहाँ 2, 5, 1, 6 इस ऐसे बने हुए हैं बच्चों। हाँ, तो इसमें अपने को एक चीज का ध्यान रखना है। देखो बच्चों, तिर्यक छेदी रेखा के एक साइड के कोण देखेंगे आप तो 4, 3, 8, 7 मिलेगा। दूसरे साइड का देखोगे तो 1, 2, 5, 6 मिलेगा बच्चों। लेकिन हमसे पूछा अंतः, अंदर के बच्चों, तो 3 और 8 मिलेगा और 2 और 5 मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो हमसे यहाँ लिखे देते हैं, हमसे बोला गया है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या बताया, 3 और 8 लिख दो, कोण 3 और कोण 8 लिख दिया बच्चों, और कोण 2 और कोण 5 बच्चों, कोण 5 इस तरह से बच्चों, ठीक है, इस तरह से। चौथे पॉइंट में क्या पूछा हमसे, चौथे पॉइंट में हमसे पूछा है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर भी होता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाएगा बच्चों, 1 का 3 कहला जाएगा, 2 का 4 कहला जाएगा बच्चों, 1 का 3, 2 का 4, 5 का 7, 6 का 8 लिख दो बच्चों। यहाँ पास कोण 1 का तुमने बोला कोण 3, और कोण 2 का क्या बोला बच्चों, कोण 4 बोला है ना, कोण 4 ये लिख दिए। 5 का 7, कोण 5 का कोण 7, और कोण 6 का क्या कहला जाएगा, कोण 8 कहला जाएगा, कोण 8 इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संलग्न आकृति में पी समांतर क्यों, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ए पी जो है क्योंकि क्या है, समांतर है। अब हमसे पूछा यहाँ 125 अंश लिखा हुआ है, एफ का मान बताओ, ई का मान बताओ, ए का, बी का, सी का, डी का, सबका मान बताना है बच्चों। बात समझ में आ गई। तो चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया है पी समांतर क्यों, तो ऐसा हम चित्र बना भी लेते हैं, ऐसा बना हुआ है और ऐसा बना हुआ बच्चों, ठीक है। इसका नाम क्यों है, इसका नाम पी है, और ये आपस में क्या है, समांतर है बच्चों। एक तिर्यक रेखा गई ऐसे गई बच्चों, ठीक है, ये गई है ना ऐसा, तो हमने ऐसे ही तो बना दिया। अब यहां पास 125 अंश है, 125 अंश हमने कर दिया, ये कर दिया। यहाँ ई तो ई, यहाँ यप तो यप, ये कर दिया बच्चों। यहाँ जो है तो ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ये कर दिए बच्चों इस तरह से, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, यहाँ 125 अंश ई एफ हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास हमको कह रहा है कि अज्ञात कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो आगे हम किसका मान ज्ञात करते हैं बच्चों, ई का मान ज्ञात कर लें। तो किसके नियम से, हम सरल रैखिक कोण के नियम से। देखो एक सीधी लाइन कितने अंश की होती है, 180 अंश की होती है बच्चों। तो आगे आप ई का मान ज्ञात कर लो। तो रैखिक युग्म कोण के नियम से बच्चों, तो हम यहाँ पास लिखते हैं 125 प्लस ई बराबर 180 अंश। किस नियम से बच्चों, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म का बना कोण कितने अंश का होता है बच्चों, 180 अंश का। तो ई बराबर आ जाएगा 180, 125 इस चढ़ जाएगा तो माइनस 125 हो जाएगा बच्चों। तो ई बराबर 180 में बच्चों आप 25 घटा दो, कितना आ जाएगा, 55 अंश, ये लिख दिए 55 अंश, ठीक है बच्चों, इसका मान आ गया। अब ई का मान तो आ गया, अब जितना ई का मान होगा उतना यफ का मान होगा। तो यफ बराबर भी हम बोल सकते हैं 55 अंश। किस नियम से बच्चों, शीर्षाभिमुख के नियम से। नियम यहां बताना पड़ेगा बच्चों, किस नियम से आपने बराबर कर दिया, शीर्षाभिमुख नियम से, ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों। अब इसके बाद आप देखेंगे
यप के बाद बच्चों अपन क्या ज्ञात कर ली, देखिए यप तो हो गया, अब ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान जितना होगा उतना ई का मान होगा, मतलब जितना ई का मान होगा उतना ए का मान होगा बच्चों संगत कोण के नियम से। तो हम यहां पास बताते हैं ए बराबर 55 अंश, किस नियम से बच्चों, इसका मान संगत कोण के नियम से, संगत कोण से, संगत कोण से। डी का मान डी बराबर भी 125 अंश होगा बच्चों, ये किस नियम से, ये भी संगत कोण के नियम से, संगत कोण से। ठीक है बच्चों, अब यप का मान तुमने ज्ञात कर लिया है तो उतना सी का मान होगा, तो सी बराबर भी कितना, यप का मान 55 अंश, तो 55 अंश इसका भी किसके नियम से बच्चों, संगत कोण के नियम से, संगत कोण से। अब बी का मान, बी का मान यहाँ का मान तो पता नहीं है अपने को, तो हम एकांतर कोण से नियम से ज्ञात कर लेंगे, संगत है शीर्षक, तो बी बराबर 125 अंश, बी बराबर 125 अंश बच्चों। देखिए इसका संगत यहाँ कहलाएगा, बात समझ में आई, नहीं दिखाई दे रहा है, बी का मान ये कहलाएगा बच्चों, ये संगत कोण, असंगत का शीर्षक 125 कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक किस नियम से बच्चों, एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से बच्चों। ठीक है, एकांतर कोण के नियम से। तो इतना हो गया बच्चों, अब बात को समझो, यहाँ पास सभी मान ज्ञात कर लिए ना आप, अब लास्ट में आप एक बार आंसर बता दो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं अतः, क्या लिख दें बच्चों, अतः ए बराबर 55 अंश, बी बराबर 125 अंश, सी बराबर कितना है 55 अंश। ठीक है बच्चों, और डी बराबर, डी तो है ही, हाँ डी है ना, डी बराबर कितना बच्चों 125 अंश। और बच्चों डी के बाद कौन सा, ई, ई बराबर 55 अंश, ई बराबर 55 अंश आया ना बच्चों। और यफ बराबर बच्चों, यफ बराबर भी 55 अंश, ये 55 अंश कर दिए। इस तरह से बच्चों ये हमारा कहला गया आंसर सॉल्व दैट है। तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे आप। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, यदि यल समांतर यम है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पास एक चित्र बने हुए दो ठैया बच्चों, यल जो है यम की क्या है, समांतर है। अब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो दिमाग लगाओ बच्चों, 110 अंश, 110 अंश शीर्षक विमुख के नियम से यहाँ आ जाएगा बच्चों, शीर्षक विमुख कोण। यदि 110 का शीर्षक विमुख कोण पूछे तुमसे तो 110 न कहलाएगा, बात समझते हो। यहाँ पास देखो बच्चों, यदि यहाँ का शीर्षक विमुख निकालें तो 110 अंश आएगा, आएगा बच्चों। अब 110 अंश यहाँ आ जाएगा तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ठीक है बच्चों, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है बच्चों। अंतः कोणों का योग 180 अंश रहेगा, ठीक है ना। तो संपूरक कोण कहला जाएंगे बच्चों, ये क्या कहला जाएंगे, संपूरक कोण। तो चलो इसको जोड़ते हैं बच्चों, तो देखेंगे आप, एक मिनट बच्चों, तो चौथे का पहला नंबर बच्चों, चौथे का पहला नंबर। तो यहां पास हम कहना चाहते हैं कि यदि यल समांतर यम है, यल समांतर यम दिया है बच्चों, ये दिया यल समांतर यम। अब हमको यक्स का मान बताना है, तो यक्स का मान बताना है तो ये शीर्षक विमुख कोण के नियम से यहां आ जाएगा बच्चों, समझते हो बात को, यल और टी, यल और टी का इसका शीर्षक विमुख कोण के बारे में बात करें तो कहला जाएगा अपना अंतः शीर्षा सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं इसको हम, या इसको यहाँ भी ले सकते हैं। यदि यहाँ संगत कोण के नियम से लाना चाहें तो यहाँ भी ला सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो संगत कोण के नियम से यहाँ ला दो, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा बच्चों, बस समझते हो बात को। इस कोण को उठा करके यहाँ रखो, 110 आ जाएगा, और इन दोनों कोणों को जोड़ो बच्चों तो कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ पास यदि कुछ मानना चाहो तो मान सकते हो, यदि कुछ मानना चाहो तो आप मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या मान लें यहाँ पास, तो मानिए मत, सीधे लिख दीजिए आप, तो यक्स प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश होगा बच्चों। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश, तो यहाँ किस नियम से, संगत कोण एवं, संगत कोण एवं
रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से संगत कोण के नियम से यहां आ गया, अरैखिक युग्म से 180 अंश हो गया बच्चों। ठीक है, अब यक्स बराबर 180, 110 ट्रांसफर कर दो तो माइनस 110 अंश हो जाएगा। अब यक्स बराबर 180 में 110 चला जाएगा तो कितने अंश बचेगा बच्चों? 70 अंश। इस तरह से बच्चों, ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो चौथे का पहला नंबर था ये। अब दूसरा नंबर क्या कहता है बच्चों? देखो दूसरे नंबर में यदि मान लीजिए यल समांतर यम हो गया, यल समांतर यम, तो जब यल समांतर यम है और एक तिर्यक रेखा कहला गई तो ये 100 अंश है, यहाँ यक्स अंश है, तो संगत कोण के नियम से बच्चों, संगत कोण के नियम से दूसरे नंबर में हम कह सकते हैं कि यक्स बराबर कितने अंश बच्चों? 100 अंश। वो भी किस नियम से? संगत कोण से, संगत कोण से। इसमें हल भी नहीं करना पड़ा ज्यादा बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से बन जाएगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, तो यदि कोण ए बी सी बराबर 70 अंश, ए बी सी बराबर 70 अंश दिया है तो डी जी सी ज्ञात कीजिए। डी जी सी यहां का मान ज्ञात करना है बच्चों। फिर कहता है डी ई एफ ज्ञात करो, डी ई एफ ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो वैसे कहा जाए तो इन दोनों का भी मान जो है ज्ञात करना, तो कितना कितना रहेगा? 70 70 रहना चाहिए बच्चों, 70 अंश। बात समझ में आई? संगत कोण के नियम से ए आ जाएगा, संगत कोण के नियम से बात करें तो ए आ जाएगा, संगत कोण के नियम से यहां भी आ जाएगा। समझते हो बात को? तो चलो, क्योंकि दो कोणों की भुजाएं क्या है? समांतर है। भुजाएं क्या है बच्चों? समांतर। देखो ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके क्या है? समांतर। ये बताया गया है रेखाएं क्या है? समांतर है। तो चलो हम यहां पास लिखते हैं बच्चों पांचवें का पहला नंबर, पांचवें का पहला नंबर हल करते हैं। आगे हम लिखते हैं बच्चों थोड़ा सा यहां पास, दिया है, दिया है ए बी समांतर डीई, ए बी समांतर डीई बच्चों, क्योंकि भुजाएं समांतर है तो ए बी समांतर डीई हो जाएगा बच्चों। समझते हो? और एक तिर्यक रेखी द्वारा, एक तिर्यक रेखी द्वारा कहला जाएगा बच्चों। ठीक ना, तो ए बी समान, ऐसा लिख लो बच्चों, ए बी समांतर डीई और बी सी एक तिर्यक छेदी रेखा है और ए बी सी बराबर 70 अंश दिया गया बच्चों। ए बी सी 70 अंश दिया गया और डी जी सी का मान पूछा, तो डी जी सी तो हम यहां लिख देंगे कि कोण ए बी सी जो है कोण डी जी सी के बराबर रहेगा बच्चों। किस नियम से? संगत कोण के नियम से बच्चों, संगत कोण से आपस में बराबर रहेगा। तो कोण डी जी सी बराबर भी क्या आ जाएगा? 70 अंश बच्चों। कितने अंश? 70 अंश। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब दूसरे पॉइंट में ये बताइए, ए वाला मान पूछा गया है हमसे, मतलब डी ई एफ ज्ञात कीजिए। तो दूसरा नंबर के बारे में लिख दो बच्चों। यहाँ पास लिखेंगे दिया है, दिया है बीसी समांतर ई एफ है, बीसी समांतर ई एफ बच्चों, मतलब ए वाली रेखा बीसी और ई एफ के क्या है? समांतर है। अब यहाँ पास हम इसको तिर्यक रेखा बोल देंगे। बात समझ में आया? तो बीसी समांतर ई एफ और डी ई एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। और हमको इस वाले कोण का माप कितना दिया गया है बच्चों? देखिए डी ई एफ तो हो गया, डी ई एफ हमको ज्ञात करना है और ए बी सी का मान 70 अंश दिया गया था बच्चों। और अभी अभी आपने डी जी सी का मान ज्ञात किया है, डी जी सी का मान ज्ञात किया था ना, डी जी सी का मान 70 अंश ये ज्ञात किया ना, तो कोण डी जी सी बराबर 70 अंश। तो यहां पास हमको ज्ञात करना है इस वाले का मान। ठीक है बच्चों, डी डी ई एफ का मान। तो हम यहां लिखते हैं कोण डी जी सी बराबर कोण डी ई एफ बराबर, ये जो है तो 70 अंश कर लो डायरेक्ट, 70 अंश बराबर होगा बच्चों किस नियम से? संगत कोण के नियम से, संगत कोण से। ठीक है बच्चों, संगत कोण से। और हमसे किसका मान पूछा गया था? डी ई एफ का मान। तो कोण डी ई एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों? 70 अंश। इस तरह से बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों,
ये 5वीं का दूसरा नंबर रहा। अब देखो बच्चों 6वां नंबर क्वेश्चन, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या यल समांतर यम है। कहता है क्या यल समांतर यम है, निर्णय लेना है बच्चों अपने को इस पर। जरा ध्यान से देखो, हमने आपको बताया था यदि अंतः एकांतर कोणों का मान कितना, देखो एकांतर को संगत कोणों का योग 180 संगत कोण आपस में बराबर नहीं बच्चों तो वे रेखाएं समांतर हो जाएंगी, और एकांतर कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर होगी। है कि अंतर कोणों का युग में कितना आ जाए बच्चों 180 अंश आ जाए तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब यहाँ पास गौर से देखो आप, यल और यम, यल और यम समांतर होगी कि नहीं होगी। आप अंतः कोणों को जोड़िए बच्चों, क्या कीजिए अंतः कोणों को जोड़िए। यदि अंतः कोणों का योग संपूरक आ जाए तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी बच्चों। तो इसमें पहला नंबर में 6वें का पहला नंबर हम अंतः कोणों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अंतः कोणों को जोड़ते हैं। तो अंतः कोणों का योग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अंतः कोणों का योग कितना दिया, 44 प्लस 126, 44 अंश प्लस 126 अंश, दोनों को जोड़ो 6 4 10 की सुना से लिख 4 2 6 4 2 6 1 7 1 तो 170 अंश आता है बच्चों। तो क्या रेखाएं समांतर होंगी, तो हम यहां लिख देंगे यल समांतर नहीं है, यल समांतर नहीं है यम के, यम है, यल समांतर नहीं है यम के, क्योंकि अंतः कोणों का योग संपूरक नहीं है। यदि 180 अंश आ जाता बच्चों तो आप बोल देते कि यल समांतर है यम के, लेकिन यहाँ यल समांतर नहीं है यम के बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर देखो बच्चों, दूसरे नंबर में क्या कहता है। दूसरा नंबर इस तरह से चित्र बना हुआ है बच्चों। अब देखो यहाँ पास जो तो ये 75 अंश कहला गया, कितने अंश कहला गया बच्चों, 75 अंश, और ये 75 अंश है। अब यहाँ पास दिमाग लगाइए आप, ये 75 अंश यहाँ पास पहुंच जाएगा, इसका संगत ये कि एकांतर कोण समझ लीजिए, कौन सा कोण, इसका संगत ए कहलाएगा और इसका ए कहला जाएगा। ठीक है, तो इस 1 मिनट बच्चों, एकांतर कोण का रिश्ता बैठाना चाहिए। यदि मान लीजिए संगत, इसका संगत ए कहला गया और शीर्षक होना चाहिए ना, एकांतर थोड़ी बैठेगा, एकांतर नहीं बैठेगा बच्चों। इसका देखो संगत ए कहला जाएगा और ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो 75, यदि 75 दोनों को जोड़ते हैं, यदि मान लो 75 अंश प्लस 75 अंश कितना आएगा, 150 अंश हो जाएगा बच्चों। 75 150 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों यल यम के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है क्योंकि ये समांतर रेखाओं के, ऐसा लिख दो बच्चों, समांतर रेखाओं के गुण धर्म का पालन नहीं करते। बात समझ में आई बच्चों, नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। तो इस तरह से ये रेखा क्या होगी, समांतर नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब तीसरा नंबर में क्या है देखो बच्चों, ये 57 अंश है, यहाँ 123 अंश है। तो यहाँ पास शीर्ष विमुख कोण के नियम से यहाँ पहुंच जाएगा 57। अब इन दोनों को जोड़ लो, 180 अंश आना चाहिए। तो 123 और 57 को हम जोड़ लेते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट 123 अंश प्लस 57 अंश को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, 7 3 10 की शून्य हासिल 1, 5 2 7 1 8 1 तो 180 अंश आया बच्चों। अब 180 अंश आया देखो बच्चों, तो 180 अंश आ गया तो हम यहाँ बोल देंगे कि ये रेखा क्या रहेगी, यल और यम क्या रहेगी, समांतर रहेगी। लिख दो बच्चों यहाँ पास यल समांतर यम। गणित की भाषा में लिखना हो तो इतना बस लिख दो, यल समांतर यम। थोड़ा यम अच्छे से नहीं बन पाया, यल समांतर यम बच्चों। ठीक है, यल समांतर यम, गणित की भाषा में लिखना तो इतना लिख दो, बस हो गया। बात समझ में आ गया बच्चों। अब आई भी नंबर देख लेते हैं। आई भी नंबर में देखो बच्चों, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट बच्चों।
देखो यहाँ 72 अंश लिखा है बच्चों, यहाँ 72 अंश है, यहाँ 98 अंश है। अब 72 अंश जो है, तो यदि मान लीजिए इसको शीर्षाभिमुख के नियम से यहाँ ले आएंगे ना, तो ये देखो अंतः कोणों को ये जोड़ दो बच्चों, 98 प्लस 72 जोड़ो आएंगे, 98 प्लस 72 कितना होता है 98 अंश प्लस 72 अंश। ठीक है बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 के शून्य, हासिल 1 9 7 16 1 17 170 अंश होता है बच्चों। यहाँ क्या लिख देंगे, यल समांतर यम नहीं है, यल यम के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस रेखा समांतर नहीं होगी बच्चों। तो इस तरह से आपका ये जो है तो प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।